आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। मैं आज आप सबके सामने इंडो इस्लामिक के ऊपर बेस्ड चौथा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं इंडो इस्लामिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद मैं और भी टॉपिक पे अलग अलग तरह के वीडियोस बनाऊंगा, जिसको मैं प्ले लिस्ट में अपडेट कर दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। आज जो मैं सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर डिस्कस करूँगा वो है क्वेश्चन ऑफ द डे। जैसा कि मैंने बताया था कि हिंदुस्तान में प्लानिंग कमीशन के बनाई क्यों गई, क्या रीज़न्स थे, क्या मकासद थे कि इस तरीके के संस्था बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो आज़ाद होने के साथ साथ हिंदुस्तान की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो उस वक्त के जो लीडर थे उन लोगों ने सोचा कि हमें अलग अलग तरह के संस्था बनाने की ज़रूरत है, जिसके ज़रिए से हिंदुस्तान के फ्यूचर को हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें और हम कुछ एरियाज़ है, कुछ सेक्टर्स है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या जो प्राइमरी है हमारे लिए, उन एरियाज़ के ऊपर हम फोकस करें। इसी को लेकर एक अलग तरह की संस्था बनाई जाती है जिसको हम प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते हैं। प्लानिंग कमीशन में बेसिक जो मोटिव था वो 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट था, जिसको रशिया से लाया गया क्योंकि जोसेफ स्टालिन ने वहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आया था। उसी में उन्होंने 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट दिया था। तो उस प्लान को हिंदुस्तान में भी लाया गया और उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया सक्सेसफुली। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन की बुनियाद रखी जाती है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं सबसे पहले प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होते हैं। गुलज़ारी लाल नंदा जो होते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन होते हैं। और सबसे लास्ट जो प्लानिंग कमीशन के जो डिप्टी प्लानिंग कमीशन जो चेयरमैन जो होते हैं, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, वो होते हैं मोंटेक सिंह अहलुवालिया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान की जो शुरुआत होती है हिंदुस्तान में वो 1951 से लेकर 56 तक, जिसमें सिर्फ प्राइमरी सेक्टर के ऊपर फोकस किया जाता है। और सेकेंड जो है 1956 से लेकर 61, जिसमें ख़ासतौर से पब्लिक सेक्टर के ऊपर फोकस किया जाता है। और फिर आगे जितने भी प्लानिंग 5 ईयर प्लान का जो कंसेप्ट आता है, तो जिस सेक्टर में हमें ज़रूरत पड़ती है हम 5 ईयर प्लान में उन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करते हैं। और सबसे लास्ट जो 5 ईयर का प्लान है वो 2012 से लेकर 17 तक है। लेकिन 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान ये किया कि अब जो प्लानिंग कमीशन को हम रिप्लेस करके एक अलग तरह के थिंक टैंक बॉडी बनाएंगे और उस बॉडी को हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में की जाती है और उसके सबसे पहले जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं अरविंद पनगड़िया। और सबसे पहले जो सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होती हैं वो होती है सिंधु श्री खुल्लर। अगर अभी की हम बात करते हैं तो अमिताभ कांत सीईओ है और राजीव कुमार वीसी है। और हिंदुस्तान की जो पीएम होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग है। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये है प्लानिंग कमीशन के बारे में। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, अ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन अनबिलीवर ऑफ मक्का एंड मुस्लिम्स, कि एक मुआहदा होता है कुफार मक्का के दरमियान में और मुसलमानों के दरमियान में, उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके चले गए तो बहुत दिनों के बाद उनको ये लगा कि अब हमें मक्का में जाकर उम्रा करना चाहिए। इसी पर्पज़ से उनके जो भी फॉलोअर्स थे, उनके साथ जो भी सहाबा थे, उनको साथ लेकर चले ताकि वो उम्रा कर सके। लेकिन जैसे ही वो बीच रास्ते में आए तो कुफार मक्का को ये खबर मिली और उनको ये लगा कि वह लड़ाई करने के घर से आ रहे हैं। तो ये लोग भी लड़ाई करने के घर से निकल गए और वो किसी भी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकना चाहते थे, ठीक है, लेकिन बात नहीं बनी। और फिर एक मुआहदा होता है जिस मुआहदे में ख़ास तौर से ये कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप इस साल उम्रा नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ साथ 10 साल तक हम आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे। जितने भी ट्राइब्स हैं वो ट्राइब जिसको चाहेंगे वो साथ दे सकते हैं, कोई बैन नहीं है कि हाँ इसका साथ दे या इसका साथ दे। इसी के साथ साथ अगर कोई भी आदमी मक्का से मदीना जाता है तो आप उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकते हैं। इसी बीच में ये जब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को मक्का भेजे ताकि वो सही बता दे कि हम लोग किस पर्पज़ से आए हैं, क्या मकासद है। तो बाद में ये पता चले जैसे है तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पे गए को उनको शहीद कर दिया गया। इसको लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने भी लोग थे उन लोगों ने उनसे बैअत की, उनसे ये प्रोमिस किया कि अब जो है हम उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का बदला लेंगे। और उसी बदला सब जितने भी सहाबा थे सब ने
एक बैक लब्बैक कहा कहाँ हम आपके साथ हैं, और उसी एक मुआहदा होता है जिसको हम बैअत रिज़वान के नाम से जानते हैं। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हेन बैटल ऑफ ओहद वाज फाउट, कि बैटल ऑफ ओहद, गज़वे ओहद जो है उसकी लड़ाई कब होती है। ये बहुत एग्ज़ाम में बार बार चीज़ें पूछी जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 625 AD। बहुत मेन लड़ाइयाँ हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई है। 624 AD में अगर हम बात करते हैं तो गज़वे बद्र की लड़ाई होती है। 626 में अगर हम बात करते हैं तो बैटल ऑफ ट्रेंच या गज़वे खंदक जिसको कहा जाता है वो 626 AD में होती है। और 628 में फ़तह खैबर, ये एक बहुत अहम लड़ाई है, वो होती है। और सुलह हुदैबिया जो है वो भी 628 में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज़, कि सबसे पहले मुस्लिम औरत कौन है जिनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी शिरीन इबादी। शिरीन इबादी जो है ईरान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। ख़ासतौर से औरतों के हुकूक़ के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ी है वो, इसलिए उनको 2003 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। अरब वर्ल्ड से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो तवक्कुल किरमान को 2011 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है। और अरब वर्ल्ड से सिर्फ एक वही मुस्लिम है जिनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया जाता है, औरतों में, मर्दों में नहीं। नादिया मुराद की अगर हम बात करते हैं तो 2018 में उनको भी नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। और ख़ास तौर से वो भी एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है जिनको ISIS वालों ने उठा कर लेकर चले गए थे। और उन्होंने एक बहुत फेमस किताब भी लिखी है जिसका नाम है द लास्ट गर्ल। और एक और नाम है मलाला यूसुफ़ज़ई, जो सबसे अभी तक के नोबेल प्राइज़ पाने वालों में सबसे यंगेस्ट नोबेल प्राइज़, 17 साल की उम्र में इनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया 2014 में। और उनके साथ जिनको और मिला था वो है कैलाश सत्यार्थी जो चिल्ड्रेन राइट एक्टिविस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ इन अरबिक लिटरेचर वॉज अवार्डेड टू, कि अगर हम बात करते हैं अरबिक लिटरेचर से रिलेटेड तो सबसे पहले अरबिक लिटरेचर में किनको नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी नजीब महफूज। नजीब महफूज इजिप्ट के हैं। 1988 में सबसे पहले अरबिक लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन, योगदान देने के लिए उनको नोबेल लिटरेचर से सम्मानित, नोबेल का जो लिटरेचर में जो प्राइज़ दिया जाता है उससे उनको सम्मानित किया जाता है। तौफीकुल हकीम इजिप्ट से हैं, उन्होंने भी अरबिक लिटरेचर में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है। तहा हुसैन जो है उनकी एक बहुत फेमस किताब है अय्याम, वो भी अरबिक लिटरेचर में उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अहमद ज़ुवैल जो है उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन लिटरेचर में उनको प्राइज़ नहीं मिला है। अहमद ज़ुवैल भी मिस्र से हैं और 1999 में उनको केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, द टाइटल ऑफ प्रोफेट मोहम्मद बिफोर हिज प्रोफेटहुड वॉज, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब तक पैगंबर नहीं बनाए जाते हैं उनसे पहले उनको किस टाइटल से याद किया जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अल अमीन। बहुत सारे उनके टाइटल्स थे, अलकाब थे, जिनके वजह से जो उनके एडजेक्टिव हो सकते थे वो सब नाम से उनको याद किया जाता था, लेकिन सबसे अहम जो था वो था अल अमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक कि जितने भी उस वक्त के ट्रेडर्स थे, हबशा वगैरह या जो भी ट्रेड करने जाते थे, तो उनको जो भी पैसे वगैरह रखना होता था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एज अ ट्रेजरार उनको समझा जाता था, उनके पास रखा जाता था। उनकी अमानतदारी बहुत ज़्यादा फेमस थी, इसी वजह से उनको अल अमीन कहा जाता है। और ख़ासतौर से जो भी ट्रेडर्स हो सकते थे वो सब के सब पैसे अपने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते थे। और इसी वजह से कहीं ना कहीं उनकी अमानतदारी की वजह से हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने 40 साल की उम्र में उनसे शादी की। और ख़ास तौर से ट्रेड में उनको जो खदीजा के साथ वो बहुत ज़्यादा उन्होंने ट्रेड किया, और उस वक्त उनकी उम्र 25 साल थी और 40 साल की उम्र में उनको नबी बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हु एमंग द फॉलोइंग वॉज नेम्ड एज जिंदा पीर और लिविंग सेंट इन मुग़ल इंडिया, कि मुग़ल इंडिया में कौन ऐसे बादशाह थे जिनको हम जिंदा पीर या लिविंग सेंट के नाम से जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए औरंगज़ेब। अगर हम औरंगज़ेब के बारे में बात करते हैं तो उनका रहने सहने का जो अंदाज़ा था या स्टाइल जो है वो बहुत ही सिंपल था,
लेकिन थिंकिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी उनकी। इसी के साथ साथ बैटल ऑफ सक्सेशन वो 2-3 लड़ाई लड़ते हैं अपने भाई दारा शिकोह से, जिसमें बैटल ऑफ धर्मत है, बैटल ऑफ सामूगढ़ है, बैटल ऑफ देवराय वगैरह है। और फिर बैटल ऑफ देवराय के बाद से वो बादशाह बन जाते हैं और वो अपना टाइटल अडॉप्ट करते हैं औरंगज़ेब आलमगीर के तौर पे। टाइटल उनका जो होता है वो आलमगीर होता है। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने लिया और ख़ास तौर से जो मुग़ल एक्सपेंशन जो है उसको जेनिथ पे अपने पीरियड में पहुंचा दिया था। बहुत सारी चीज़ों को सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि इंस्क्राइबिंग कलिमा को पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू कर दिया, ठीक है। इसी के साथ साथ जो सोलर कैलेंडर है उसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, तुलादान का कंसेप्ट को ख़त्म किया, नौरोज़ के जो सेलिब्रेशन हो सकते थे उसको भी उन्होंने ख़त्म किया। और फिर 1669 में उन्होंने जजिया को भी इम्पोज़ कर दिया। इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा हिंदू ऑफिशियल अगर मुग़ल पीरियड में किसी ज़माने में रहते हैं तो वो औरंगज़ेब के पीरियड में ही रहते हैं। मोती मस्क रेड फोर्ट में वो बनवाते हैं। इसी के साथ साथ 1664 में उन्होंने सती प्रथा को भी हिंदुस्तान से अपने पीरियड में ख़त्म करने की कोशिश की। उनका जो मौसोलियम है वो खुलदाबाद में है, और खुलदाबाद जो है ये औरंगाबाद में है। और उनकी जो वाइफ थी राबिया दुर्रानी, उनका टॉम भी वो खुलदाबाद में नहीं औरंगाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर्स रिवील्ड अपन द प्रॉफिट दाऊद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ज़बूर। दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर का नुज़ूल होता है। ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर इंजील का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान पर, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तौरात का नुज़ूल होता है। तो ये चारों के चारों कहीं ना कहीं रिवील्ड ये आसमानी किताबें मानी जाती हैं जो 4 प्रोफेट के ऊपर जिसका नुज़ूल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, द खलजी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कि खलजी डायनेस्टी की बुनियाद रखने वाले कौन है। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, खलजी डायनेस्टी की जो बुनियाद रखने वाले हैं वो है जलालुद्दीन फ़िरोज़ खलजी। इसी के साथ साथ और अगर हम बारे में बात करते हैं तो ख़ास तौर से दिल्ली सल्तनत में जो 5 सल्तनत थी, सबसे पहला जो सलेब डायनेस्टी है उसके फाउंडर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। और सलेब डायनेस्टी के जो पीरियड है वो 1206 से लेकर 1290 तक। सेकेंड जो है वो है आपको खलजी डायनेस्टी जो 1290 से लेकर 1320 तक। थर्ड जो है वो है तुगलक डायनेस्टी जो 1320 से लेकर 1414 तक है। और फोर्थ जो है वो सैयद डायनेस्टी है जो 1414 से लेकर 1451 तक है। और सबसे लास्ट में जो है वो है लोधी डायनेस्टी जो 1451 से लेकर 1526 तक है। और लोधी डायनेस्टी के जो बुनियाद डालने वाले हैं वो है बहलुल लोधी। सैयद डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है खिज़र खान। तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो है गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 9, द खिलाफत मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड बाई। कि हिंदुस्तान में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत किन के ज़रिए से होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये दोनों के दोनों भाई थे और इन दोनों लोगों ने सबसे पहले इनिशिएट किया था खिलाफत मूवमेंट का 1919 से। और फिर इनका सपोर्ट जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तौर पे मिलता है जिसकी शुरुआत 1920 से होती है। खिलाफत मूवमेंट 1919 से लेकर 1924 तक होती है। बेसिकली वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद से तुर्की की जो पूरी तरीके से हुकूमत या पावर जो था वो कहीं ना कहीं वो ख़त्म कर दी जाता है। और जो पूरा अरब वर्ल्ड में या जो मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे मेन सेंटर हुआ करता था उसी को फिर से दोबारा से इस्टेब्लिश करने के लिए खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत, उस खिलाफत को दोबारा से इस्टेब्लिश करने के लिए फिर से खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है पूरे वर्ल्ड में। और हिंदुस्तान में जो इसको इनिशिएट करने वाले होते हैं वो है मोहम्मद अली एंड शौकत अली। क्वेश्चन नंबर 10, विच होली बुक ट्रांसलेटेड एज रज़्मनामा। कि इसमें से कौन सी होली बुक है जिसको रज़्मनामा के तौर पर ट्रांसलेट किया जाता है पर्शियन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, महाभारता। और इसको जो ट्रांसलेट करने वाले होते हैं वो अबुल फजल के भाई अबुल फैज़ी एंड अब्दुल कादिर बदायूनी होते हैं। और अकबर ने अपने पीरियड में इस बुक को ट्रांसलेट करवाया था। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं तो रज़्मनामा के अलावा और भी दारा शिकोह ने भगवत गीता को भी पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। तो ट्रांसलेशन का वर्क बहुत ज़्यादा हुआ है मुग़ल पीरियड में। क्वेश्चन नंबर 11, अकबर्स मौसोलियम इज़ सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। अकबर का टॉम मकबरा जो है वह हिंदुस्तान के किस शहर में वाक़ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, सिकंदरा। सिकंदरा में अकबर का टॉम्ब है। काबुल में जो है वो
बाबर का टॉम्ब है। पहले तो उनको आराम बाग जो आगरा में, वहाँ पे उनको बरी किया गया था, लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं, हमको काबुल में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो आज उनका जो मकबरा है वो काबुल अफ़गानिस्तान में है। औरंगाबाद में औरंगज़ेब का है, दिल्ली में हुमायूं का है, शाहजहाँ का आगरा में है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं जहांगीर का, तो जहांगीर का लाहौर में है। और सबसे लास्ट जो रूलर थे बहादुर शाह ज़फ़र का, उनका रंगून में है। क्वेश्चन नंबर 12, विच प्रोफेट वॉज एबल टू टॉक विथ एनिमल्स एंड जिन्स? इसमें से कौन ऐसे प्रोफेट थे जो जानवरों से भी और जिन्नों से, दोनों से बात करते थे? और ये कुरान मजीद में भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोफेट सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्वेश्चन नंबर 13, द एंजल हु वॉज अपॉइंटेड टू डिलीवर मैसेज टू प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम अल्लाह वॉज, कि वो कौन से फरिश्ता है जिनकी ज़िम्मेदारी दे दी गई थी कि जो भी मैसेज हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लाकर पहुंचाने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ज़िम्मेदारी दी गई थी कि अल्लाह के पास से जो भी पैगाम हो आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आना है। इसी के साथ साथ और अगर हम बात करते हैं कि इसराफिल अलैहिस्सलाम की जो ज़िम्मेदारी है वो क़यामत के दिन सूर फूकेंगे। इज़राइल अलैहिस्सलाम को मलकुल मौत के नाम से भी जाना जाता है और वो एंजल ऑफ डेथ के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि वो जो सोल है उसको वो निकालेंगे। और इज़राइल अलैहिस्सलाम की तो ये मलकुल मौत है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं मिकाईल अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी है बारिश, हवा, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिकाईल अलैहिस्सलाम के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 14, द वाइफ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज डॉटर ऑफ उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु वाज, कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की जो डॉटर थी, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाइफ भी थी, उनका नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हफ्सा। इसी के साथ साथ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की जो बेटी थी आयशा, उनकी भी शादी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी। और जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वह बनी मुस्तलक के जो लीडर थे उनकी लड़की थी। और मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा, ये भी चारों के चारों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाइफ ही हैं। मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा जो है वो मक्का से थी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज एस्टेब्लिश्ड, कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद कब रखी जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 30 दिसंबर 1906 को बांग्लादेश में बुनियाद रखी जाती है। और शुरू में इसके जो मेन लीडर्स होते हैं वो है सलीमुल्लाह खान, आगा खान। और आगा खान, जिनको हम सुल्तान मोहम्मद शाह के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। इसी के साथ साथ 1885 में कांग्रेस की बुनियाद रखी जाती है। 1915 में हिंदू महासभा की, कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कंटेम्प्रेरी या उनकी जो भी आइडियोलॉजी थी, जिस तरीके से राइट विंग वो थे वैसे ही राइट विंग और हिंदू महासभा भी है, तो हिंदू महासभा की बुनियाद 1915 में रखी जाती है। और हिंदू महासभा के जो फाउंडर हैं उनको हम वी.डी. सावरकर के नाम से जानते हैं या मदन मोहन मालवीय के नाम से जानते हैं। और 1925 में 27 सितंबर 1925 को आरएसएस की बुनियाद रखी जाती है। और आरएसएस के जो फाउंडर है वो है के.बी. हेडगेवार। और अभी जो इसके मेन जो संघ चालक है वो है मोहन भागवत। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो ये है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सोहरावर्दी सूफ़ी सिलसिला इंडिया, किस में से कौन आपको ये बताना होगा। और ख़ास तौर से सूफ़ी मत का जो कंसेप्ट है हिंदुस्तान में वो जानना है। चिश्ती सिलसिला के फाउंडर कौन है, सूफ़ी सोहरावर्दी सिलसिला का कौन है। इसी के साथ साथ और भी जो भी हो सकते हैं, सत्तारिया, सोहरावर्दी, इस तरीके से जितने भी हैं उन सब के बारे में आपको देखना होगा। और कमेंट करके भी इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको जो भी चीज़ें कमी लगी है उसको आप फीडबैक के ज़रिए से बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं और ज़्यादा बेटर से बेटर वीडियो बनाकर आपके सामने मैं लेकर आ पाऊँ। वंस अगेन थैंक यू सो मच।